नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करती हूं आप सबका कानूनी ज्ञान सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट उससे पहले मैं आपको अपनी आज के चीफ गेस्ट, आज के हमारे रिसोर्स पर्सन से फिर से मिला देती हूं। हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के रिटायर्ड सेशन डिस्ट्रिक्ट जज हमारे सुभाष गुप्ता जी। और जो आज का टॉपिक है, हमने ये डिस्कस करना है जज साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे जितने भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप प्रैक्टिकल प्लस एकेडमिक प्लस एप्लॉयड लॉ की आप नॉलेज देते हैं, जो कि आमतौर पे हमारे बहुत सारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स एज वेल एज लॉयर्स एज वेल एज बहुत सारे जिनको लॉ की नॉलेज चाहिए नहीं मिल पाती है, बेसिक नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो हमारी इस सीरीज के थ्रू एक कोशिश रहती है कि हम ये जो आपको नॉलेज दे रहे हैं वो आपको इस्तेमाल में काम आए, आपके एकेडमिक्स में काम आए, आपको एग्जाम्स में काम आए, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे आप ये बताएं कि इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई? मैं कोशिश करूंगा, जैसे आपने कहा कि हम कोशिश करते हैं, तो कोशिश करूंगा कि थोड़ी बात जो आपने टॉपिक चुना है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम जो एवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, जो इसको कैसे इवॉल्व हुआ, ये कहाँ कैसे हुआ, तो हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे, पीछे हिस्टोरिकल बैक लेंगे थोड़ी। उसमें आपको पता है कि जो इंडिया, भारत हमारे देश का नाम है, इसको आज़ादी मिली। पहले हम ब्रिटिश कॉलोनी थी एक, तो उसके बाद इंडिपेंडेंस जो 15 अगस्त 1947 में मिली। तो उसके बाद नेचुरली था, कहा कि हम गुलाम थे, तो हमने सोचा कि हम एक अपना संविधान बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, और कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा हो कि जो हर एक बंदे को बिल्कुल उसकी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी आए। तो वो संविधान बना। आपको पता है संविधान बनने के लिए जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलते हैं, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको ड्राफ्ट करना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको पता है, किताबों में पढ़ा, तकरीबन 3 साल लगे थे। लॉ कॉलेज में पढ़ा होगा, ऐसे भी सुना होगा और सुनते रहते। तो उसमें क्या था कि उसके चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे। वो उस वक्त कानून मंत्री थे और लॉ मिनिस्टर थे। तो उनकी अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में, तो काफी टाइम लगा इसको बनने में, 3 साल करीबन। और नेचुरली आपको पता है। तो फिर ये आपको ये डेट आपको बता दूं, 26 नवंबर 1949 को ये बिल्कुल रेडी था, नवंबर 26 को। एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि जब ये रेडी था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949, तो इसको अडॉप्ट करने के लिए हमें एक नई डेट की क्यों जरूरत आन पड़ी? तो ये ऐसा था कि देखो, हम बड़े फ्रीडम स्ट्रगल से निकले थे। पहले हमने कभी कोई डिमांड की थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, जो दे दो, लेकिन एक लास्ट में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी, जो भी फ्रीडम मूवमेंट थी हमारी, लाहौर में सेशन हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1930 को। तो उसमें ये किया कि हमने पूर्ण मतलब कंप्लीट फ्रीडम की मांग की, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो वो डेट थी। तो कॉरस्पॉन्डिंग 26 जनवरी, तो वो नेचुरली नवंबर 26 तो रेडी था। नेक्स्ट जो डेट आनी थी वो आनी थी 26 दिस जनवरी 1950। तो इसलिए ये अडॉप्ट हुआ, इसकी इन्फोर्समेंट एप्लीकेबिलिटी, और जो आ गया 26 जनवरी 1950 में। जी, तो आगे पूछिए आप। ये काफी दर्शक ये बात नहीं जानते होंगे कि इसको अडॉप्ट करने के पीछे ये कारण था कि कहीं बहुत 1930 में, जैसे जज साहब ने कहा कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, उसी डेट को उन्होंने चूज किया कि इसको हम उसी डेट पे जो है लागू करेंगे।
तो जैसे आप जैसे हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, पहले आप कहोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान बना, इसकी स्टार्ट है प्रियम्बल। प्रियम्बल कैसे स्टार्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ द इंडिया। हम किस किस्म का पॉलिटी बनाना चाहते थे, सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बनाना डेमोक्रेटिक, हम अपने आप को दे रहे हैं, सॉवरेन थे, क्योंकि आजादी हुई है और कोशिश थी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बना, उन्होंने इस्लाम को अपना हमने एक सेकुलर रखा, सॉवरेन था, और हमने एक तो उस वक्त कहा सोशलिस्ट रहेगा हमारा पैटर्न, हम हर एक तबके के लोगों को बराबर रखेंगे, सोशलिज्म का जो nobody will be supreme, neither government neither people, every people। तो देखो, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो इंडिया का है, जो किसी और डेमोक्रेसी है, जो हम कहते हैं कि ये हमारी डेमोक्रेसी एट द हायर स्टेज है और काफी अच्छे, तो उसमें कौन होता है सुप्रीम, जिसका मैंडेट चलता है पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि वही इलेक्ट करते हैं, वही सारा, और सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही अंग है। सेपरेशन ऑफ पावर में 3 लोग आते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो वो पार्लियामेंट है, हमारे 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा, लोकसभा, और वाइस प्रेसिडेंट ये भी उसी का पार्ट है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी, इनकी तकरीबन जो कहें एक डायरेक्ट इलेक्शन होती है, ठीक है। अभी हम आ जाएंगे बेसिक में, जो क्या मंशा है इस, ये जो आप कह रहे हो कि इसकी क्या थी, इसमें बेसिक जो प्रियम्बल का स्टार्ट है, वो प्रियम्बल का स्टार्ट जो था, वो आपको मैंने बता दिया कि हम सॉवरेन हैं, हम सोशलिस्ट हैं, मतलब इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री होगी, सॉवरेन कंट्री होगी, और सेकुलर होगी, और डेमोक्रेटिक होगी, और एक था रिपब्लिक होगी, मोनार्की खत्म हो गई, जहां क्योंकि आपके पास 565 प्रिंसली स्टेट थी, और 562 जो इंडिया के साथ मर्ज हुई, जहां इनका सेशन हुआ था, वो आपको पता है। तो उनमें राजाशाही थी, कहीं नवाब थे, कहीं कुछ थे, तो वो सारा सिस्टम करके, तो इसलिए इंडिया बाद में एज ए रिपब्लिक, नाउ वी आर ए रिपब्लिक, नोबडी इज द हेड, मतलब मोनार्क सिस्टम, कोई राजा किंग नहीं, कोई राजा नहीं, सारे जो लोग हैं हिंदुस्तान के, सारे राजे हैं। तो फिर क्या हुआ, जो आप कह रहे हैं वो, जैसे संविधान आ गया उसका है, और हमने क्या किया, जो एक हमारा क्या था माटो, क्या अचीव करना था हमने, कि जैसे हमने पहले बोला कि जस्टिस कैसा देना है, जस्टिस इंसाफ कैसा होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए, किस किस मैटर में, पॉलिटिकली, सोशल, मतलब एक किसी को नहीं लगे कि मुझे भेदभाव हुआ है मेरा, कि मेरा सोशल स्टेटस नीचे है, इसलिए जस्टिस जो मिला है उसमें फर्क आया है। तो उसमें इकोनॉमी में हर एक आदमी बढ़ सकता है, आज की डेट में आपको पता है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है इलेक्शन, और कोई भी बंदा कंपटीशन में आ सकता है, IAS ऑफिसर बन सकता है, जज बन सकता है, जो भी कोई बार नहीं है किसी, लेकिन डिपेंड्स अपॉन हाउ यू पुट ए हार्ड वर्क। और मेन स्ट्रीम में जो आ गया, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, उसको अडॉप्ट करते हुए कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट है, कुछ भी सोच सकते हैं, एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ ये है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है, समझ, डाइवर्सिटी है इंडिया की, आपको पता होगा कि डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप्स के ट्राइब्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, हर एक मतलब लैंग्वेज अलग बोलते हैं, लिंग्विस्टिक, एक कोई मिनॉरिटी में है, कोई मेजॉरिटी में है, और लैंग्वेज हमारी अलग है, हमारा आर्ट कल्चर जो हमारा एक तो ये हमारी खूबसूरती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम एक हैं, फिर भी एक है। तो फिर आगे क्या हुआ, तो नेचुरली जब सिस्टम अवॉल्व कैसा होता है, जो आपने कहा कि कैसे ये सारा सिस्टम अवॉल्व हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डॉक्ट्रिन आगे में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बनी। पहले क्या हुआ, स्टार्ट में नेचुरली जो लैंड जमींदारा सिस्टम था, एक टाइम पे लैंड कुछ लोगों के पास थी, तो रिफॉर्म्स लेने थे, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन लानी थी। नेहरू जो हमारे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, जो नेहरूवियन एरा कहते हैं, तो वो लैंड के लिए जो लोगों को एक्वायर करनी थी, एक्वायर राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है फंडामेंटल राइट था, तो उसको लेने के लिए, और बाद में अवाल्व होते गया, उसको वहां से निकाल दिया, राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो निकाला फंडामेंटल राइट से, नाउ इट इज ए
कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल आपको 300A है। तो आगे आ जाओ, लेकिन लैंड लेने का उन्होंने कहा कि प्रोसेस है, प्रोसीजर है। आपको पता है लैंड एक्विजिशन एक्ट है, अब वो कैसे किसी से लैंड लेनी है। अभी और अमेंडमेंट हुई है पीछे, आपको 1987 का जो फेयर कंपनसेशन भी फेयर देनी है, जो आज जो जम्मू कश्मीर को भी सेंट्रल एक्ट लागू हो चुका है। तो उसमें क्या है, कंपनसेशन भी देनी है। आपको जो पता होगा उसमें प्रोसीजर है कि अगर किसी की लैंड लगे थ्री टाइम्स देना है उसको, 3 टाइम्स ऑफ द जो वैल्यू मार्केट वैल्यू है। और उसमें एक जावराना होता है कंपल्सरी, एक उसका आ गया प्रॉपर्टी का। तो जब पार्लियामेंट को चाहिए था, आगे आते जाओ आप, तो नेचुरली जो लोग एग्रीव थे, बैंक नेशनलाइजेशन हुई, मतलब आपको पता है नेशनलाइजेशन बैंक, लैंड जो थी उसमें रिफॉर्म्स आए। तो ऐसे ही पार्लियामेंट को कानून चेंज करने पड़े, पार्लियामेंट को। तो वो सारा जो अग्रीव लोग थे, मैं जजमेंट्स का भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी मेन जजमेंट आई हैं हम लंबा। और फिर उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ गई। उन्होंने कई बार कहा कि प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, कई बार कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कोई अमेंड नहीं कर सकता। आर्टिकल 13 है उसके बाहर रखा, और आर्टिकल 360 सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी रिस्ट्रिक्टेड पावर। तो लेकिन आधा आस्ता जब एवोल्यूशन हुई, जुडिशियल जजमेंट्स आए, कुछ जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही थोड़ी अवाल्व की, थोड़ी सी नई चीजें लाई उसमें। और पार्लियामेंट ने कई बार क्या हुआ, कोई जजमेंट आई, नेचुरली इंडिपेंडेंट बीइंग है, तो हर पार्लियामेंट का जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी के पास है। और ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो जुडिशियल रिव्यू है। ये एसपी गुप्ता के केस में आ गया है। हमारा अभी कोलिजन सिस्टम डेवलप हो चुका है, वो भी उन्होंने कहा कि जो जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, वो भी 1993 की जजमेंट्स हैं। ये सारा एक पार्ट है बेसिक से, पीछे आएंगे हम। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारा हो रहा था, तो उस वजह साथ साथ में जैसे जुडिशियल रिव्यू होते, जजमेंट आती गई, पार्लियामेंट उसको नेसेसरी अमेंडमेंट करता गया, क्योंकि उनको सूट करता था। उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लानी थी, या उस वक्त की जो भी गवर्नमेंट थी, हम नहीं उसमें पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, जैसे ऐसी बात नहीं करें हम, जो इसमें हिस्ट्री, लीगल हिस्ट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री स्पीक करती है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो क्या है कि उसमें क्या हुआ कि उन्होंने डेवलप, तो अकॉर्डिंगली बार बार, एक बार उन्होंने पहले बता दिया आपको, तो आस्ता आस्ता उन्होंने कहा कि नो डाउट लास्ट में जो बेसिक केस है, पहले गोकुलनाथ केस आया, आपको ब्रूअरी वाला शंकरी प्रसाद केस है, आपको केशव नंदा भारती, ये लास्ट में आया गोकुलनाथ के बाद। और 42 सेकंड जो अमेंडमेंट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो, उसमें वो चेंजेस थी। 24th अमेंडमेंट आई, 25th आई, 26th आई, 29th आई, जिनको वक्तन चैलेंज किया गया, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का एक टाइम पे व्यू कुछ और था। लास्ट में जो मैं बात करूंगा, बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है अनलिमिटेड पावर, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो ये केशव नंदा भारती केस है, वो गोकुलनाथ के बाद आया, जो गोकुलनाथ वाले कुछ उन्होंने, तो वो आता गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा कि ठीक है, पार्लियामेंट हैज अ पावर, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, तो कर सकती है चेंज। और उन्होंने उस जजमेंट में 2 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा ये दोनों भी कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन विदाउट चेंजिंग द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आप पूछोगे बेसिक फीचर्स क्या है, उन्होंने जब जजमेंट आई केशवनाथ भारती, उसमें बिल्कुल लिस्ट दिए, वाल किया है, वो कुछ और नहीं है, वो हमारे प्रीएम्बल ही है। जैसे जो 42nd अमेंडमेंट में 2 लफ्ज जुड़े थे, क्या, सोशलिस्ट एंड, मतलब सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ये ऐसा नहीं था कि हमारा संविधान, हमने पहले ही सोशलिज्म की बात की, सोशलिज्म इंडिया सेकुलर कंट्री है, ये भी अडॉप्ट हुआ था।
और ये सिर्फ एक वहां क्या हुआ, एक उसको ऑन रिकॉर्ड लाया, क्योंकि जब हमने डेमोक्रेसी जब हमने रिटर्न कर दिया और हमने क्या रखा था कि जस्टिस किस किस्म का होना चाहिए, सोचियो, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल भी होना। तो फिर इन चीजों को अचीव करने के लिए नेचुरली सेकुलरिज्म हुआ, और राइट ऑफ वर्शिप भी है आपके पास, फेथ भी है, तो आपके बाकी आर्टिकल बोलते हैं आर्टिकल 25 है, मिनॉरिटी का पूरा ख्याल रखा गया है, उनके रिलीजियस प्लेसेस का है, डाइवर्सिटी का ख्याल रखा है, डिफरेंट लैंग्वेज का रखा है। तो जे जो 42 में सेकुलर और सोशल देवर रिक्वायर्ड इम्पेरेटिव, सो इनमें ऐड किया गया। तो मुझे लगता है कि लास्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर का दिया था उस पर खामोशी हो गई सारी। उसके बाद ये उसके बाद 42 जो सारे थे ना, 39 अमेंडमेंट 42, जब बेसिक एजुकेशन ना बातें की जजमेंट आ गई, उसके बाद फुल स्टॉप इसको लगा। उसके बाद मिनेर्वा उसका आया, उन्होंने कहा कि ये यार ये क्या चीज है, तो उसमें थोड़ी सी कुछ नहीं है, उसी को रिवाइव किया है। इन्होंने चेंज की थी पार्टी, मतलब उन्होंने जिन्होंने पार्लियामेंट ने, मतलब 42 अमेंडमेंट, लेकिन हमारी 44 अमेंडमेंट वो भी है। और मनेरवा जो मिल्स वाला केस है उसमें क्लियर कर चुका है सारा, और एक कहा था जो लॉ बनेंगे आगे वो प्रोस्पेक्टिवली बनेंगे, वो भी एक अच्छा रेट्रोस्पेक्टिव नेचुरली, जो आपको पता है कोई भी लॉ प्रोस्पेक्टिवली होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होता है। तो इसमें वो जो कंट्रोवर्सी कह दो, जो हमें कोई जो पूरे क्लियर नहीं था, क्लैरिफिकेशन नहीं थी, पार्लियामेंट कानून बनाना देता था तो उसको असेल करने के लिए लोग आते थे, तो ये जो सारी कंट्रोवर्सी जहां ये सेट एट नॉट हो गई विद द कमिंग ऑफ केशव नंद भारती केस। तो ये सारी, ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि हमें बिल्कुल, आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हर एक को बराबर में अधिकार देता है। आपको अभी जो एक देखो, ये जो फंडामेंटल राइट्स और इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसमें भी उन्होंने कहा कि ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो पब्लिक पॉलिसी है वो हम अचीव करेंगे आस्ते आस्ते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये तो ये कुछ ज्यादा कि डायरेक्ट, कुछ लोग चाहते थे, जो ये भी कंट्रोवर्सी का पाया कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, तो फिर उस कई बार आपको पता एक अमेंडमेंट हुई थी, फंडामेंटल ड्यूटी, फर्टर्निटी, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, वो भी एक मतलब चीजें लाई, ताकि एक चीज लानी है कि लोग को अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी हैं, और एक अचीव करना है। क्या अचीव करना है, किसने, गवर्नमेंट ने, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक अचीव करना है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट बन गया ये जो वेलकम था राइट टू एजुकेशन। तो ये सारी जो बातें हैं, तो ये कहने का मतलब है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक समुंदर सा है, और इस पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ना कि सिर्फ लॉयर्स को या लॉ स्टूडेंट्स को या जुडिशियल एस्पिरेंट्स को जाननी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड। ये एक हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि मेरा बेसिक लॉ क्या है, बिकॉज इट इज़ अ ग्रैंड नॉर्म, यहीं से सारे कानून जो है निकल के आते हैं। अभी बेसिक स्ट्रक्चर पे हमने बातचीत की, इसके बाद हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जज साहब के साथ फिर जुड़ेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारा ये जो हमारा एफर्ट है, जो हमारी वीडियोस हैं, डिस्कशन है, अगर आपको पसंद आ रही है तो डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।